एप्लीकेशन ऑफ WKB मेथड, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बैरियर। हमें पता है कि जो WKB मेथड होता है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब पोटेंशियल स्लोली वेरिंग हो और एक कंडीशन होती है कि इंटीग्रेशन a to b रूट ऑफ 2m v माइनस ई ओवर एच कट dx शुड बी ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए। जो ये कंडीशन है ये हम जब हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन बिहेवियर पढ़ते हैं WKB मेथड का कंसेप्ट तब हमें ये पता चलता है। तो हम एक प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं पेनिट्रेशन ऑफ अ बैरियर की। तो हमने एक बैरियर कंसीडर कर लिया जिसके अंदर 3 रीज़न है 1 to 3। अब एक पार्टिकल आया जिसकी एनर्जी E है और टर्निंग पॉइंट्स हम फिगर में देख सकते हैं x=a है और x=b है। तो अगर एनर्जी एक पार्टिकल आया तो जब वो x=a से टकराएगा तो हाफ रिफ्लेक्ट होगा और हाफ ट्रांसमिट होगा। सिमिलरली जब यही पार्टिकल का जो वेव नेचर है, जो ये पार्टिकल है वेव है, ये x=b पे पहुँचेगी, वहाँ पे भी ये पार्शली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शली ट्रांसमिट होगी। लेकिन जब वेव थर्ड रीजन में पहुँचेगी तो वहाँ पे सिर्फ ही ट्रांसमिटेड ही हो पाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि कोई बैरियर ही नहीं होगा। देन हम क्या करेंगे, WKB मेथड अप्लाई करेंगे, स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट होती है d²ψ/2m/h कट स्क्वायर e माइनस वी साई = 0। अब हम थर्ड रीज़न पे वेव फंक्शन की बात करें, अगर हम π/4 का फेज़ डिफरेंस भी लेके चल रहे हैं साथ, क्योंकि π/4 का फेज़ फैक्टर लेने का मतलब ये है कि हमें कनेक्शन फॉर्मूले अप्लाई करने में इजी मिलेगी, इसलिए हमने π/4 का फेज़ डिफरेंस ले लिया है। और अगर इसमें सिर्फ ही ट्रांसमिशन ही कोफिशिएंट होगा, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट नहीं होगा, तो वेव फंक्शन इस टाइप से आएगा a/√p2 एक्सपोनेंशियल आयोटा इंटीग्रेशन v2x p2dx कट माइनस π/4। आयोटा या मीन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। सिमिलरली अगर हम a को कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है एक्सपोनेंशियल को हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं कोस प्लस आयोटा। तो हमने सेम वेव फंक्शन को इन द टर्म ऑफ कोस एंड साइन लिख लिया और जो लिमिट्स हैं वो हम फिगर में देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। कोस के लिए a to x एंड देन साइन के लिए b to x। देन अप्लाइंग कनेक्शन फॉर्मूला, हमने क्या किया, x=b के लेफ्ट में कनेक्शन फॉर्मूले अप्लाई किए तो उसमें हमें क्या मिलेगा, दोनों पार्ट्स मिलेंगे ना, रियल पार्ट भी मिलेगा और इमेजिनरी मीन रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट भी मिलेगा और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी मिलेगा। ठीक है, तो जो वेव फंक्शंस आएगी सेकंड वाली वो हमें मिल जाएगा, सिर्फ उसके अंदर रिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा और ट्रांसमिटेड पोर्शन होगा। तो अब हमें फर्स्ट रीज़न में भी कनेक्शन फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक चीज़ लेके चले कि इंटीग्रेशन a to b p1 dx/h कट को अगर हम देखें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन a to x और x to b। सिमिलरली तो यहाँ से अगर हम x to b की वैल्यू निकाल लें p1 dx/h कट की, तो वो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन a to b p1 dx ओवर h कट माइनस इंटीग्रेशन a to x p1 dx ओवर h कट। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ कर लेना है। तब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें कुछ स्टेप से मिलेगा a1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन a to b p1 dx h कट इंटू 1/√p1 एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन a to x p1 dx ओवर h कट माइनस आयोटा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन a to b p1 dx ओवर h कट इंटू 1/√p1 एक्सपोनेंशियल माइनस a to x p1 dx बाय h कट। अब हम कलेक्शन फॉर्मूले देख रहे हैं टू द राइट ऑफ द रीज़न। वी गेट द वेव फंक्शन इन फर्स्ट रीज़न एज, जो हमें फर्स्ट रीज़न में मिलेगी, हाँ जो फर्स्ट रीज़न में वेव फंक्शन आई वो इस टाइप से आई। यहाँ पे हमने कनेक्शन फॉर्मूले अप्लाई कर लिए। एक तो सेकंड टर्म पे लगा है जहाँ पे साइन आ गया है और एक लास्ट पे जहाँ पे 2 दिख रहा है वहाँ पे कोस आ गया है। यहाँ पे 2 कनेक्शन फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स के अलावा। फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर साइन को एक्सपोनेंशियल था, साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया e की पावर आयोटा प्लस माइनस e की पावर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। सिमिलरली कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया e की पावर आयोटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा बाय 2।
फिर क्या किया, आयोटा को कॉमन ले लिया और P2dx बाय h कट माइनस पाई बाय 4 को बाहर लिख लिया और P2 एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को अंदर लिख दिया और माइनस मल्टीप्लिकेशन कर दी इन दोनों की आपस में और सिमिलरली नीचे भी कर दिया। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल को अलग कर लिया और होगी वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हम ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट निकालते हैं। ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया ट्रांसमिटेड फ्लक्स ओवर इंसिडेंट फ्लक्स, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इंसिडेंट वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो मतलब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ओवर इंसिडेंट इंटेंसिटी। अब जो सेकंड इक्वेशन थी तो उसमें से हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन से जो कोफिशिएंट है वो है a/√P2, उसका कॉन्जुगेट ले लिया a*P√2 इनको मल्टीप्लिकेशन किया तो आया a² बाय में P2, तो आ गया हमारे पास ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आ गई। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं है और उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लिकेशन करके। सिमिलरली 8th इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इंसिडेंट इंटेंसिटी को निकालेंगे। 8th इक्वेशन से जो दिख रही है उसमें से कैसे निकल जाएगा, 8th इक्वेशन में सिर्फ जो इमेजिनरी टर्म है उसको निगलेक्ट कर देंगे तो वो हमारा कौन सा कोफिशिएंट होगा, इंसिडेंट इंटेंसिटी होगी हमारे पास। कौन सी, जो 8th इक्वेशन है उसमें से जो हमने एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा है इंटीग्रेशन x to a P2dx बाय h कट माइनस पाई बाय 4 उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमने हमारे पास आ गई ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी भी। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कैसे निकाली थी, जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास ट्रांसमिशन आ गया था। अब हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा। तो डिवाइड किया तो ऊपर जाके पावर -1/2 होगी। अब WKB तो तभी एप्लीकेबल होगी ना जब P1dx बाय h कट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तब हमने क्या किया, तो नेगेटिव को हम इग्नोर भी कर सकते हैं और वो नेगेटिव आगे आ जाएगा। तो उसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है और P1 की तो वैल्यू ही पता होती है कितनी होती है, √2mv - c और dx बाय h कट। ये वाली थी हमारी एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बैरियर कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी एक पार्टिकल को जो एनर्जी जिसकी E है कि वो उस बैरियर को पेनिट्रेट कर सके, चीर के फार जा सके।